नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोचक विषय के बारे में जिसमें हमें ये ज्ञात हो सके कि क्या जो हमें बाहरी रूप से अपनी सत्यता दिखाई देती है कि हम एक शरीर हैं, एक प्राणी हैं जिसके पास एक मन है और इस सृष्टि में जीवन बिता रहा है, क्या यही एक व्यवहारिक सत्यता ही हमारी अखंड अस्तित्व है या फिर इसके परे भी हमारा कोई अस्तित्व है? तो ये एब्सोल्यूट रियलिटी है या हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं वह कुछ और है, तो जिसे हम आत्मा का नाम देते हैं, ब्रह्म का नाम देते हैं, भगवान का नाम देते हैं। तो इसको आज अद्वैत वेदांत के एक बहुत ही सरल जब और साथ ही साथ अति महत्वपूर्ण तर्क के माध्यम से समझने का प्रयास होगा कि हम कैसे जो हम अपने शरीर में अपने आप को कैद प्राणी समझते हैं जिससे हमारा पूरे जीवन एक वास्ता रहता है, वही हमारी सत्य है या फिर जिसको हम एब्सोल्यूट रियलिटी कहते हैं, कॉन्शियसनेस है, चाहे वो चैतन्य हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे ब्रह्म हो, कि हम वो हैं। तो आज इसमें बात करेंगे पंचकोश विवेक के बारे में। जो लोग भी अद्वैत वेदांत से परिचित हैं उन्होंने इसका नाम अवश्य सुना होगा। यह तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया एक विवेक है। विवेक का अर्थ है लॉजिक है, जो बहुत ही सरलता से यह आपको बताता है कि कैसे जो स्थूल शरीर, बाह्य शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण और चित्त जिसे हम अपना एक अस्तित्व मात्र समझते हैं, वह हमारा असली अस्तित्व नहीं है, वह व्यवहारिक सत्य है। मतलब रिलेटिव रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, यानी कि मिथ्या है। तो मिथ्या का अर्थ यह होता है कि वह चीज़ जो कि दिखाई देती है कि वह सत्य है, प्रतीत होती नज़र आती है कि वह सत्य है, पर जब आप उसे गौर से सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, गौर से उसको देखते, कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो गायब हो जाती है, वैनिश। तो उसे मिथ्या कहा गया। तो कैसे जो हम व्यवहारिक सत्य जिसे कहते हैं वो कैसे मिथ्या मात्र है, उसे वो स्पष्ट करेगा। और हमारा असली अस्तित्व शुद्ध चेतना ब्रह्म स्वरूप है, न कि शरीर में और मन में फंसे प्राणी के रूप में। तो यहाँ पे पंचकोश विवेक क्या है? पंचकोश का अर्थ है पांच कोश, शरीर के पांच कोश कहे गए हैं। अब इनको देखते हैं तो देखिए यहाँ पे पहला जो कोश है उसे कहते हैं अन्नमय कोश। तो पांच कोश का अर्थ हो गया पांच लेयर्स हैं, पांच शीत हैं जो कि शरीर को बनाती हैं, हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के। तो यहाँ पे पहला आता है अन्नमय कोश। सिंपल शब्दों में अन्न का अर्थ होता है खाना। तो अन्नमय कोश यानी बाह्य स्थूल शरीर जो कि बनता है हमारे भोजन से और पानी से। तो जो हम खाना ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, उससे जो शरीर तैयार होता है, बॉडी, फिजिकल बॉडी, इसको स्थूल शरीर कहते हैं या ग्रॉस बॉडी कहते हैं, फिजिकल बॉडी कहते हैं। ये अन्नमय कोश दिखाता है जो कि हमारा बाहरी शरीर हो गया। अगला आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश होता है जिसमें प्राण स्थित होते हैं। टोटल मिला के 5 प्राणवायु हैं। तो 5 प्राणवायु शरीर में नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर को चलाती हैं। तो यहाँ नाड़ी होते हैं एनर्जी सेंटर्स। तो वो जो है शरीर में 5 प्राणवायु हैं जो कि शरीर के अलग अलग अंगों में व्याप्त होती हैं, और 5 प्राणवायु अलग अलग ऊर्जा ग्रंथि जिसे नाड़ी कहा जाता है उसके माध्यम से शरीर का नियंत्रण करती, कंट्रोल करती हैं। और प्राणमय कोश जो होता है वह सिर्फ प्राण से हमारा अक्सर तात्पर्य यह हो जाता है कि हम खाली जो सांस ले रहे हैं वो प्राण है, वो प्राण का एक हिस्सा है। पर प्राण के टोटल मिला के जैसे मैंने कहा 5 प्राणवायु हैं। तो जितने भी प्राण हैं वह फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं शरीर के, वह सारे कार्य जो कि शरीर के चलायमान रखने के लिए आवश्यक हैं, जो हम खुद नहीं करते, शरीर अपने आप करता है। जैसे भाई खाना खाते हैं तो भोजन का पाचन है, हाँ, फिर उसके बाद आपका दिल की धड़कन है, ब्रेन का सारा मैकेनिज़्म है, उसके बाद टेम्परेचर है, बॉडी का एक एक पूरा जो एक मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं वह, तो ये सब हम खुद नहीं करते हैं, वॉलंटरीली आपके हाथ में दिए ही नहीं है, तो ये अपने आप शरीर करता है। तो ये जो चीज़ आती है इसे प्राणमय कोश कहा जाता है। प्राण जो है 5 प्राणवायु मिल करके नाड़ियों के माध्यम से शरीर के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, हार्ट बीट, टेम्परेचर, डाइजेशन, असिमिलेशन, हार्ट बीट, ब्रेन मैकेनिज्म, ये सारी मेटाबॉलिज्म, इन सबको कंट्रोल करते हैं। अगला आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश का अर्थ होता है मन, सिंपल। तो मन यहाँ पे ध्यान रखें, माइंड यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिलॉसफी में माइंड को वो ही एक मीडियम कहा गया है जिसमें खाली भावनाएं होती हैं।
इसमें हम लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं। साइंस में जो है माइंड को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, वो लोग इसको लॉजिक और इमोशंस और फीलिंग्स सब उसमें डाल देते हैं। विज्ञान में इसका विभाजन है, तो विज्ञान में दर्शन में इसका विभाजन है। तो दर्शन शास्त्र में माइंड जो है, मन है, वो सिर्फ भावनाएं, संवेदनाएं और इच्छाओं को ही इच्छाओं से ही भरा होता है। तो माइंड ओनली कंटेन्स इमोशंस, फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स। ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अगला आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश चौथी लेयर है शरीर की। इसमें आती है बुद्धि। तो बुद्धि और हमारा जो एक कॉन्शियस ईगो है, मतलब जागृत अवस्था में जो हमारा अहम है, जैसे हम अभी अगर हम जागृत अवस्था में, वेकिंग स्टेट में जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना, जो हम अपने आप को समझते हैं कि हम ये फला फला व्यक्ति हैं, ये आइडेंटिटी को कॉन्शियस ईगो कहा गया है। तो ये इंटेलेक्ट और कॉन्शियस ईगो विज्ञानमय कोश में होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तर्क के लिए। तो लॉजिक, रीज़न, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, ये सारा जो एलिमेंट होता है, मेमोरी, लर्निंग, कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारा जितना जो लॉजिक वाला एस्पेक्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, थिंकिंग पैटर्न्स है, थॉट प्रोसेस है, मेमोरी फंक्शन है, ये सब विज्ञानमय कोश में आता है। और यही जो है ईगो बनाते हैं। तो ईगो का अर्थ है जो हम अपने आप को समझते हैं, फॉल्स ईगो, बट हम होते नहीं हैं। तो फॉल्स ईगो का अर्थ है जैसे हम अपने आप को समझते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ जिसका एक नाम है, मैं मनुष्य हूँ, या मैं मनुष्य में एक स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मेरा एक विशेष नाम है, एक जाति है, एक धर्म है, एक परिवार है, एक देश है जिसमें मैंने जन्म लिया है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरा करियर है, ये मेरी सोच, बुद्धि, विचारधारा है। ये सारी चीज़ें ही तो आपको एक आइडेंटिटी देती हैं। बट ये सारी आइडेंटिटीज़ जो है सुपर इम्पोज्ड हैं, ये जन्म के उपरांत प्राप्त हुई हैं। और जब आप इसे क्लोजली स्पेक्यूलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फॉल्स ईगो है, ये एब्सोल्यूट नेचर नहीं होता है हमारा। अभी इसको समझेंगे कैसे। पर यहाँ पे ये बात रहती है कि विज्ञानमय कोश में बुद्धि और जागृत अवस्था का अहम आता है। अगला आता है आनंदमय कोश। ये पांचवा कोश है, पांचवी लेयर है। और इसमें अभी जो प्राणमय कोश थे, मनोमय कोश थे, विज्ञानमय कोश थे, ये सूक्ष्म शरीर के हिस्से, सटल बॉडी। आनंदमय कोश कॉजल बॉडी, कारण शरीर का हिस्सा होता है। और यहाँ पे बात होती है चिदाभास की, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, जो कि कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है? माइंड में, ठीक है, चित्त में। चित्त में क्या होता है? मन, बुद्धि और अहम तीनों मिला करके चित्त बनाते हैं। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, जो कि जिसको चिदाभास भी कहा गया, जो कि रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही? चित्त में। और यहाँ पे ईगो सीड फॉर्म में होता है, मतलब कि यहाँ पे अभी जो ईगो का मतलब है सेंस ऑफ आई, एक द्वैत का भाव कि ये मैं हूँ, और यहाँ पे एक द्वैत का भाव पैदा है, अज्ञान पैदा है कि नहीं ये मैं हूँ। यहाँ पे माइंड जो है एक्टिव नहीं होता है, जैसे डीप स्लीप होती है फॉर एग्जांपल। उदाहरण के तौर पे अगर समझें तो जैसे अब हम गहरी नींद में जब सोते हैं, डीप स्लीप में, तो सुषुप्ति जो अवस्था होती है उसमें आपका मतलब माइंड काम नहीं करता है, मतलब वहाँ पे कोई सपने नहीं आते हैं, वहाँ पे बॉडी का सेंसेशन कुछ नहीं महसूस होता है कि शरीर से भी आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं और माइंड से भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एक टोटल आइसोलेटेड साइलेंस की स्टेट होती है डीप स्लीप। बट उसमें भी एक सेंस ऑफ आई होता है। क्यों? क्योंकि जब आप उठते हैं सो करके गहरी निद्रा से, तो आपको ये याद होता है कि हाँ मैं गहरी निद्रा में सोया था। तो वो जो एक सेंस ऑफ आई है वो वहाँ पे सीड फॉर्म में मौजूद है। तो उसको आनंदमय कोश को समझने के लिए उदाहरण के तौर पे हम गहरी निद्रा, सुषुप्ति अवस्था का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वहाँ ईगो अभी भी है, एक सेंस ऑफ आई है जो कि सीड फॉर्म में है। बट वहाँ पे माइंड एक्टिव नहीं है, बॉडी एक्टिव नहीं है, उससे हम अनकॉन्शियस होते हैं। और आनंदमय कोश जो है, इसीलिए इसे आनंदमय कोश कहा गया है। इसको ऐसा मत समझेंगे कि ये आनंद है तो बहुत स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, नहीं। आनंद इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे आपकी चेतना जो है वह मन और शरीर से अलग हो जाती है। मतलब मन और शरीर कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते, हम उनसे अनकॉन्शियस होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे समझाते हैं, सरल है, समझ जाएंगे। वह यह है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत शारीरिक कष्ट में है, ठीक है, बहुत शारीरिक कष्ट में है,
पर जब वह सोता है और गहरी निद्रा में सोता है, डीप स्लीप में होता है, तो कितना ही भयावह कष्ट क्यों ना हो, वो चाहे शारीरिक कष्ट हो चाहे किसी का मानसिक कष्ट हो, वह जब गहरी निद्रा में होगा तो वो सारा, एक तो फिजिकल बॉडी वहीं की वहीं मौजूद है, बट आप फिजिकल बॉडी से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता, जब आप डीप स्लीप में होते हैं एट दैट मोमेंट आपको कोई भी एक अवेयरनेस नहीं होती कि मेरा शरीर मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस नहीं होता है। दूसरा क्या है कि मन भी काम नहीं करता, क्योंकि अब डीप स्लीप में कोई आपका ड्रीम्स तो होंगे नहीं, सपने तो होते नहीं है ना, मन चलता है, तो मन भी बिल्कुल शांत है। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं है, एक अटर स्टेट ऑफ साइलेंस होती है, जहाँ पे अगर आप देखें तो आप कितने ही भयंकर कष्टों और दुखों से जीवन में जूझ क्यों ना रहे हो, पर वो गहरी निद्रा एक ऐसा समय होता है जो सारे बंधन, सारे कष्ट, सारे दुखों से एक क्षण मात्र के लिए आपको अलग कर देता है। उस वक्त आपको कुछ नहीं महसूस होता, उस वक्त आपको अपनी सुध-बुध भी नहीं होती, आपको ये भी नहीं पता होता है, जब जागते हो तब पता चलता है कि ये हाँ मैं गहरी निद्रा में सोया था, बट जब गहरी निद्रा में होते हो, डीप स्लीप में होते हो, तब कुछ भी नहीं महसूस होता, वो एक अटर कामनेस की स्टेट होती है। तो इसलिए इसे आनंद कहा गया, क्योंकि यहाँ पे आप संसार के बाकी जो पहलू हैं, जो कष्ट, दुख, पीड़ा, उन्माद, परेशानियां पैदा करते हैं, वो कितने ही जागृत अवस्था में क्यों ना हो, मानसिक रूप से क्यों ना हो, पर उस मोमेंटरी स्टेट में सारे खत्म हो जाते हैं, वो आनंद की स्टेट मानी गई है। इसलिए बट ये चिदानंद नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, गॉड की बात नहीं हो रही है, प्योर कॉन्शियसनेस और चिदानंद रूप की बात नहीं हो रही है। यहाँ खाली इसको ब्लिस इसलिए कहा गया है क्योंकि आप एक मोमेंटरी लेवल पे ब्लिस अनुभव करते हैं, बिकॉज आपका सारा डिस्कनेक्शन हो चुका है माइंड से और बॉडी से जब आप डीप स्लीप में थे। तो इसको कारण शरीर कहा गया और इसीलिए इसमें ईगो सीड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये 5 कोश हैं। अब हमें ये भली भांति समझना है कि हम इन 5 में से कोई भी हमारा असली अस्तित्व नहीं है। इस बात का हम नकार नहीं रहे, ना ही खंडन कर रहे हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये भली भांति एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा, मिथ्या है, मिथ्या का अर्थ है कि ये बहुत बखूबी रूप से प्रतीत होता है कि हाँ ये मौजूद है कोई चीज़, पर जब आप उसे जड़ तक खोजते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें जो है गायब हो जाती हैं, उनका कोई सॉलिड फाउंडेशन होता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे स्पेक्यूलेट करेंगे तो अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन 5 में से हमारा असली अस्तित्व कुछ भी नहीं है। हमारा असली अस्तित्व क्या है? ब्रह्म का, शुद्ध चेतना का, आत्मा का, कुछ भी कहिए, सब अलग अलग नाम है, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे आत्मा कहें, चाहे चेतना कहें, चाहे चैतन्य कहें, चाहे उसको शिव, देवी, विष्णु, कोई भी, कृष्ण, कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है एक ही। तो यहाँ पे अब वो कैसे नहीं है इसको देखते हैं। तो पहले हाउ आई एम नॉट पंचकोशा, अब पहले आता है 2 बातों समझिए। तो ये बड़ी सिंपल है। पहला पॉइंट होता है कि जिस चीज को हम अनुभव कर पाते हैं, वेदांत ये कहता है कि वह सत्य नहीं है। उसका सिंपल कारण क्या है कि भाई देखिए, जो चीज़ हम अनुभव अगर कर पा रहे हैं तो हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट होगी। हमारी खोज किसकी है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? हम खुद। तो मैं किसकी खोज में निकला हूँ? स्वयं की खोज में। माई सर्च इज फॉर द आई, हु एम आई, यह खोज है। तो अगर मैं किसी चीज़ का अनुभव कर पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या है? वस्तु है, विषय नहीं है। इसलिए अंततः वह सत्य नहीं है और हमें उसे किनारे करना होगा। दूसरा नियम यह कहता है कि जिस चीज़ में परिवर्तन संभव है वह भी अंततः मिथ्या है, सत्य नहीं है। और इसका सिंपल सा कारण है, इसको बस गौर से समझिए। वो ये है कि देखिए, जब हम ये कहें कि आप अपने जीवित रहने का एकमात्र प्रमाण दें, क्या देंगे? आप यही कहेंगे कि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं दुनिया अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ। यही आपके जीवित रहने का एकमात्र प्रमाण है। इसके अलावा आपके जीवित रहने का कोई प्रमाण आप दे ही नहीं सकते हैं। तो इफ़ यू आर कॉन्शियस, दैट इज द ओनली एविडेंस विच यू कैन प्रोवाइड दैट यू आर अलाइव। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कोई एविडेंस हो ही नहीं सकता कि आप जिंदा हैं। तो बात ये रहती है कि अगर पॉइंट यह है कि मैं कॉन्शियस हूं, तो कॉन्शियस का मतलब क्या है? मैं अवेयर हूं। अब वेदांत ये कहता है कि प्योर अवेयरनेस जो होती है उसमें चेंज पॉसिबल नहीं होता, परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर मान लीजिए अवेयरनेस में चेंज पॉसिबल होगा तो कोई तो होगा जो जान जाएगा कि यहां कोई चेंज हुआ है, कोई तो होगा जो उस चेंज जो हुआ है उससे भी अवेयर हो जाएगा। तो इफ चेंज इज पॉसिबल इन अवेयरनेस, द प्योर अवेयरनेस विल नो दैट समथिंग हैज चेंज्ड, इट विल बी अवेयर ऑफ दैट चेंज, और फिर वह जो चेंज हुआ है वो उसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बन जाएगा मतलब हमसे सेपरेट है, अलग है, तो हमारे लिए वह खोज का बिंदु ही नहीं है। तो यहां पे यह बात रहती कि उसमें शुद्ध चेतना में, शुद्ध चेतना हो कहिए या अवेयरनेस, अवगतता कहिए, सेम चीज़ है। कॉन्शियस और अवेयरनेस इज सेम थिंग। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अवेयरनेस में चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर चेंज होगा तो चेतना स्वयं ही जान जाएगी कि यहाँ कुछ चेंज हुआ है, इसलिए चेंज पॉसिबल नहीं होता। और चेंज हमेशा क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो अगर जो चेंज से वो अवेयर हुई और चेंज उसी के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो पॉइंट ये क्या है, बात यह है कि वो हमारे लिए खोज का बिंदु नहीं बनेगा। और प्योर अवेयरनेस में चेंज क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता था, कोई भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, समय के अधीन होता है। तो अगर किसी चीज में चेंज पॉसिबल नहीं है तो वो चीज क्या होगी, समय के परे निकल जाती है, स्पेस टाइम कॉजेशन के परे हो जाती है। वेदांत यही कहता है कि शुद्ध चेतना जो ब्रह्म स्वरूप है, एब्सोल्यूट रियलिटी, वो क्या है, अद्वैत है, अनंत है, देश काल निमित्त के परे है, और इसी कारणवश देश काल निमित्त के परे है। ठीक, अब ये दो प्रिंसिपल आप पंचकोश पे लगा लीजिए, बहुत आसानी से आपको पता चलेगा कि हम इन दो जो स्टेटमेंट सभी कहे, इनके माध्यम से हम पंचकोश हमारी वास्तविकता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वो प्रतीत होता है बट है नहीं। तो पहला जो था वो था अन्नमय कोश। अब अन्नमय कोश में क्या है, स्थूल शरीर है, बॉडी है, फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी से पहले आप देखिए कि क्या आप एक्सपीरियंस कर पा रहे, अवेयर है कि नहीं है फिजिकल बॉडी से। जवाब है हाँ। क्या आप भाई हाथ मूव कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, आप महसूस कर पा रहे हैं कि हाथ हिल रहा है, या मैं जो है अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या दिखाता है कि भाई यू आर अवेयर ऑफ द बॉडी, आप जो है अवगत है कि आपका हाथ चल रहा है। तो आप पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, दुनिया को हम अनुभव कैसे करते, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जो शरीर के ऊपर ही व्याप्त हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स, इनके माध्यम से ही दुनिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि पहला पॉइंट क्या है कि जिस चीज का अनुभव संभव है वो आपके लिए क्या है, वस्तु है, विषय नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या हुआ, शरीर जो है ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट है नहीं। नेक्स्ट आता है अल्टीमेटली रियल नहीं है इस वजह से। अगला क्या, ये चेंज नहीं होता, बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि भाई बचपन में पैदा हुए, फिर ग्रोथ आती है, फिर उसके मतलब इंसान बड़ा होता है, फिर कोई रोग व्याधि घेरते हैं, उम्र बढ़ती है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जरा रोग व्याधि, ये सारी चीज़ें शरीर को प्राप्त होती हैं। तो चेंज भी पॉसिबल है, अनुभव भी हो रहा है, मतलब हम शरीर नहीं है, मतलब अन्नमय कोश हमारी वास्तविकता नहीं है, पहला। अगला आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या था, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस थे, यानी कि शरीर के वह हिस्से जो 5 प्राण वायु शरीर को चलाने में मदद कर रही हैं। सिंपल सी बात है कि भले ही यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये प्रोसेसेस इनवॉलेंट्री हैं, बट हैं तो शरीर के हिस्से ही, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट वो हैं तो शरीर के हिस्से ही, शरीर के ही माध्यम से उसको चल रहे हैं। मान लीजिए जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट, दिल की धड़कन आपके कंट्रोल में नहीं होती है, दिल अपने आप से धड़कता है, हृदय अपने आप से गति लेता है, पर आपको अपनी धड़कन सुनाई तो देती है, अनुभव तो होता है कि हाँ भाई धड़क रहा है, दिल की नहीं धड़क रहा है, ये तो अवेयरनेस है। तो ये अवेयरनेस है, आप सांस ले रहे हैं, सांस क्या है, प्राण ही तो है, ब्रेथ इज योर प्राण। तो ब्रेथ अगर सांस घसीट रहे हो, इनहेल एक्सहेल खींचा जा रहा है, तो यहाँ क्या है कि हम अवेयर है कि नहीं है कि हमारे प्राण चल रहे हैं। तो ये जो पहला पॉइंट क्या हुआ कि प्राण जो अंदर व्याप्त हैं, ये हमें लगातार महसूस होते नजर आ रहे हैं, अनुभव में है। तो अनुभव में मतलब अल्टीमेटली रियल नहीं है। दूसरा, चेंज होते हैं कि नहीं, बिल्कुल चेंज होते हैं, क्योंकि भाई जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी बदलते हैं। कि भाई जो व्यक्ति जवानी में कर पाता है चीज़ें, वह बुढ़ापे में नहीं कर पाता है। तो जवानी में व्यक्ति के अंदर ताकत बहुत होती है, मेहनत ज़्यादा कर सकता है, दौड़ भाग ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर इस लायक है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या रोग हो जाते हैं या कोई व्याधि घेर लेती है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या, मेटाबॉलिज्म वीक होगा, ब्रेन मैकेनिज्म पुअर होने लग जाते हैं, प्राण सांस ढंग से नहीं आती है, हार्ट बीट इरेगुलर होने लगती है। ये सब क्या है, प्राण के ही तो फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज पॉसिबल है। तो हम प्राणमय कोश भी नहीं है, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल उस पर लागू हो गए। अल्टीमेटली वो हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगला आता है मनोमय कोश। तो मन, सिंपल सी बात है, क्या आप मन से अवगत नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आपके मन में जो विचार हैं, जो
भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, जो आप अपने मन में अनुभव कर रहे हैं, क्या आप उससे अवगत नहीं हैं? अगर आप खुश हैं, दुखी हैं, आप बहुत उत्सुक हैं, कोई भी भावना वो आपके मन में जो है आपको महसूस होती है कि नहीं? जवाब है हाँ। जो इच्छाएं हैं आपके मन में, क्या आप उनसे अवेयर नहीं कि मेरी इच्छा है? तो इसका मतलब क्या है? माइंड से मैं अवेयर हूं। बहुत मन मेरा बहुत ताकतवर है। हर किसी का मन बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वो बहुत ओवरवेलमिंग एक एक्सपीरियंस देता है जो आपको झकझोरता है कि आप अगर खुश हैं तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत प्रसन्न है, हर्षोल्लास की अनुभूति हो रही है। पर अगर दुखी हैं तो वैसे दुख भी उतना ही बलशाली लगता है। पर ध्यान रखो, आपके अनुभव में और आप में अंतर है। अगर आप दुखी हैं या सुखी हैं, वह दुख और सुख आपसे अलग है। तो यह ध्यान रखिए, वो मन का हिस्सा है, आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप 24 घंटे अवेयर हैं इस फीलिंग से कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं उत्सुक हूं, मैं गुस्से में हूं। ये फीलिंग कहां आ रही है? मन में ही तो आ रही है। और इससे अवेयर हो कि नहीं हो। अगला बात आती है तो अनुभव कर पा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज होता है। इच्छाएं बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, और एक दिन में न जाने कितनी बार आपका मूड बदलेगा। तो यहाँ पे मन लगातार बदलता है। तो अल्टीमेटली क्या, मन, इसमें कोई संदेह नहीं, अत्यधिक ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है वो। आप अपने मन के गुलाम होते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि मन में होने वाले, उत्पन्न होने वाली भावनाएं और विचार और इच्छाएं आप नहीं हैं, आप उनसे अवगत हैं, आप उसके साक्षी हैं। आपके मन में जो उत्पन्न होने वाली सारी चीजें हैं उनके आप दृष्टा हैं। ये ध्यान रखना। ये डिस्टिंक्शन जिस इंसान के अंदर होगा उसी को हम आत्मज्ञानी कहते हैं। अगली बात आती है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश में भी हमने बात कही कि भाई बुद्धि है और अहम है, कॉन्शियस ईगो और जो हमारा बुद्धि, इंटेलेक्ट, लॉजिक, रीजन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, ये सब होता है। तो उससे अवेयर है कि नहीं? बिल्कुल अवेयर है कि भाई जैसे बुद्धि की हमने बात करी तो बुद्धि में पढ़ाई लिखाई शिक्षा आती है, सीखने समझने की क्षमता आती है। कौन है जो ये जानता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पढ़ाई लिखाई करी है, मुझे ये विद्या आती है, मुझे ये ज्ञान है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है और इस चीज़ का ज्ञान नहीं है? कौन है जो जानता है? कोई तो है जो जानता है, वो आप है। आप वो ज्ञान नहीं है, वो मेमोरी नहीं है जो इंटेलेक्ट फॉर्म किया हुआ है। इसके बाद जो आपकी मेमोरी से क्या रहा कि जो यादें हैं, स्मृतियां हैं जीवन की, कौन है जो उन स्मृतियों से अवगत है? वो तुम हो, स्मृतियां तुम नहीं हो। तो यहां पे पॉइंट क्या हुआ कि इंटेलेक्ट जो है, विज्ञानमय कोश, वह भी हम नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए अनुभव हम उसका कर पा रहे हैं, हमेशा हम उससे अवेयर हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इसलिए अल्टीमेटली नॉट रियल, ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। क्या वो बदलता है? बिल्कुल बदलता है। कि भाई आपने जो पढ़ाई लिखाई करी वो भूल भी जाते हैं, विद्या ज्ञान जो हासिल किया वो क्या एक बार अगर वो स्टेबल रहे, चेंज ना हो उसमें, तो जो एक बार पढ़ लिया बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, कभी मत भूलो। पर भूलते भी हैं, यादें होती, मेमोरी चेंज होती हैं समय के साथ, कुछ यादें भूल भी जाते हैं हम, हाँ, कुछ नई यादें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही जो अगला आता है ईगो। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज हो रहा है बुद्धि में। नेक्स्ट आता है ईगो, तो कॉन्शियस ईगो। कॉन्शियस ईगो जो हम अपने आप को समझते हैं पर हम हैं नहीं। तो वेदांत यहाँ क्या कह रहा है कि भाई आप अपने आप को जैसे एक मनुष्य रूप में प्राणी समझते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मेरा एक नाम है, जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, देश है, एक काम है, करियर है, पढ़ाई लिखाई है, परिवार है, इसी से मेरी पहचान बनती है। ये पहचान समाज में जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जब आप अपने आप को स्पेकुलेट करते हैं और आत्मबोध के प्रति बढ़ते हैं, सेल्फ अवेयरनेस आपका गोल होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये आप नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इनसे 24 घंटे अवेयर हो। कौन है जो ये जानता है कि ये मेरा नाम है? जैसे मेरा नाम अभिजीत है, कौन है ये जानता है कि मेरा नाम अभिजीत है? कौन है ये जानता है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरी ये पढ़ाई लिखाई है, मेरा ऐसा स्वभाव है, मैं इस प्रकार का, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ? कौन है जो ये जानता है? तो जो ये जानता, जो इससे अवगत है, वह आप हैं। आप ये जो ईगो बन रहा है ये नहीं है। बट पॉइंट ये है कि वी आर सो अवेयर ऑफ द ईगो दैट वी थिंक दैट वी आर इट। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। हम इतना ज्यादा उससे अवगत होते हैं कि हमें बिल्कुल यही लगता है 100% कि हम यही हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो आपका कोई नाम होगा,
क्या नाम आपने खुद रखा था? परिवार वालों ने जन्म के उपरांत रखा? धर्म आपने खुद डिसाइड करा था? नहीं। कौन से देश में पैदा होगा खुद डिसाइड करा था? कुछ भी नहीं। जितनी भी आइडेंटिटी मिली जन्म के उपरांत मिली है, और उसको आपने इतना कट्टर रूप से एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये हम ही हैं, कि अब इसी को अज्ञान कहते हैं, कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी एंड माइंड एंड द वर्ल्ड, ये जो है दुख का कारण बनाया गया। यही है कारण। तो यहां पे ये बात रहती कि अब इसमें एक चीज रखी है, वो क्या? कॉन्शियसनेस। आई, कॉन्शियसनेस इज प्योर आई। अगर कॉन्शियसनेस निकाल दूंगा तो बाकी चीजें एग्जिस्ट करेंगी? नहीं। मान लीजिए भाई, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? शुद्ध चेतना, जिसको हम आत्मा कहते हैं, चाहे ब्रह्म कहे चाहे आत्मा कहे, सब एक ही बात है। तो अगर मैं आपके भीतर से आत्मा ही निकाल दूं, कॉन्शियसनेस ही निकाल दूं, तो आपका कुछ एग्जिस्टेंस होगा? नहीं, तुरंत मृत्यु होगी। कि इफ आई टेक अवे ऑल द कॉन्शियसनेस फ्रॉम यू, आप क्या हैं? एक मृत व्यक्ति हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर चेतना नहीं है तो जीवित ही नहीं रहोगे। तो यहां पे पॉइंट यह होता है कि हमारा जो असली अस्तित्व है वो शुद्ध चेतना का है, ब्रह्म का है, प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये क्या है? ये साक्षी है, विटनेस है। किसका? ईगो का, इंटेलेक्ट का, माइंड का, बॉडी का और दुनिया का। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर और पूरी जो संपूर्ण सृष्टि है उसका ये साक्षी है। ये पीछे खड़ा होता है, न ये हमेशा मौजूद है बट हमें दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है? और इन्हीं के माध्यम से अपने आप को ये दर्शाता है। तो इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। कौन? प्योर कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू दी पंचकोशस। ये 5 कोश जो है इनके माध्यम से वो अपने आप को परिलक्षित करता है। पर अगर शुद्ध चेतना ही नहीं होगी तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां ध्यान रखिए, अगर अभी भी आपके मन में यह संदेह है कि क्या शुद्ध चेतना भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसे पाले तो क्या होगा? गलत। यहां ध्यान रखिए कि इट इज एवर द सब्जेक्ट नेवर द ऑब्जेक्ट। और कभी वस्तु नहीं बन सकता, हमेशा विषय होता है। और इट इज द एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो यहां पॉइंट क्या है? इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टू एक्वायर और रीच। वो कोई वस्तु नहीं है जो आप पा सकते हैं, वो आप हैं। वो बस है। उसको ऐसा समझो कि इट इज जस्ट इज, वो बस है। और वो कौन है? वो तुम हो। तो 24 घंटे उपलब्ध है हमें ये चेतना, बट हमारे अज्ञान के चलते कभी नजर ही नहीं आती और जन्मों जन्म इस अज्ञान में बीत जाते हैं। और यही अज्ञान दुख का कारण बनता है। आप भौतिक जगत में कितने ही कामयाब बन जाइए, सफल व्यक्ति बन जाइए, अंततः दुख में ही प्राप्ति होगी। उसका कारण क्या? अज्ञान। तो वेदांत इसको कह रहा है कि आप ब्रह्म हैं, हर चीज के साक्षी हैं, शुद्ध चेतना है जो हर चीज के पीछे व्याप्त है। अगर वो नहीं होगी तो कुछ भी संभव ही नहीं होगा कि कुछ खड़ा रह सके। और यही आत्मज्ञान है। तो यह कंडीशन क्या होती है कि प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो फंडामेंटल रियलिटी है, हाँ, एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है माया के माध्यम से, हाँ, और इसी मैनिफेस्टेशन में अपने आप को रिवील कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बिजली होती है, नंगे तारों से बिजली गुजरती है, पर आपको क्या आंखों से बिजली गुजरती नजर आती है? नहीं। आपको बिजली का पता तभी लगता है जब वो किसी बल्ब से, बत्ती से, पंखे से गुजर करके उस बत्ती, पंखे, कूलर को चलाएगी। तो ऐसे ही शरीर के माध्यम से, पंचकोशों के माध्यम से चेतना जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करती है और अपने आप को ही रिवील करती है कि मैं यहां व्याप्त हूं और मैं ही हूं। अगर मैं नहीं होंगी तो ये होगा ही नहीं कुछ भी जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। बिजली ही नहीं होगी तो बाकी अपने ट्यूबलाइट, बत्ती, पंखे, कूलर क्या करेंगे? वो चलेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही ये बात रहती है कि अगर हमारे अंदर से मैं आत्मा ही निकाल दूं तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मृत्यु को एट दैट इंस्टेंट मोमेंट हम प्राप्त हो जाएंगे। तो यही एक फर्क होता है एक जीवित व्यक्ति में, एक मृत व्यक्ति में। शरीर दोनों के एग्जैक्टली सेम है, पर फर्क क्या है? कॉन्शियसनेस का। एक इंसान जागृत अवस्था में अभी भी चेतना में है और एक के शरीर से चेतना निकल चुकी है। तो यहां पे ध्यान रखें कि हमारा जो उद्देश्य है वह क्या है? इस बात को, अपने आप को लगातार दोहराते हुए याद दिलाना कि हमारा असली अस्तित्व ब्रह्म और शुद्ध चेतना का है, आत्मा का है। आप उसे किसी भी नाम से पुकारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो अद्वैत है, अनंत है, देश काल निमित्त के परे है और हम भी वही हैं। जो व्यक्ति इसको समझता है वह आत्मज्ञानी है और जो नहीं समझता है वो अज्ञानी है। और दुख उसका
अल्टीमेटली एक क्या कहेंगे गंतव्य होगा। तो यहाँ पे इस बात को हमने बखूबी समझा। और इससे पहले जैसे हमने आनंदमय कोश के बारे में आपको विस्तार से बताया ही हुआ है कि उसमें जो है चेतना सूक्ष्म सुषुप्ति अवस्था में होती है, पर वो सेंस ऑफ आई होता है। कैसे होता है वो पहले अभी आपको बताया, पर अगर उसको भी आप देखें तो क्या वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो किसे याद होता है कि मैं वो सोया था, तो मैं गहरी निद्रा में सोया था, मुझे उसका अनुभव है वो। तो अनुभव का अर्थ है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है उस डीप स्लीप का। मतलब डीप स्लीप तुम नहीं हो, और डीप स्लीप में होने वाली जो ब्लैंकनेस होती है वो भी तुम नहीं हो, क्योंकि वहां पे आई तो मौजूद है, तभी तो उठ करके याद आ रहा है कि मैंने ये अनुभव किया। अगले क्या ये चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। आपके डीप स्लीप में ही पड़े रहते हैं भाई, सपने भी आते हैं, जागृत अवस्था में भी जीवन बीतता है, और सुषुप्ति अवस्था भी होती है, तो चेंज ऑब्वियसली होता है। और दूसरा जो कॉजल बॉडी जो हमने बात कही, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, नहीं कारण शरीर कहते हैं, ये क्या रहता है कि ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मृत्यु के उपरांत जो है स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है, मतलब जल करके समाप्त हो जाएगा, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वो जीवन के कर्मों को आगे लेके जाते हैं। आप इसकी विवेचना अभी नहीं करेंगे, इसको आगे कभी समझेंगे। पर मुद्दा ये है कि उसमें भी जैसे बात कही कि ईगो जो हम कहते हैं आइडेंटिटी, जिससे हम एसोसिएट करते हैं पूरी जिंदगी, वो बदल रही है कि नहीं? बिल्कुल बदल रही, क्योंकि हमने एक पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि एक्सपीरियंस तो हमें 24 घंटे है ही इन बातों का, कि मैं कौन हूं, ये मैं जान रहा हूं कि ये मेरा नाम है, ये मेरी देश जाति संप्रदाय, ये सब फॉल्स आइडेंटिटीज। आई एम सो अवेयर ऑफ देम दैट आई नो दैट दिस इज हु एम आई थिंक दैट। बट प्रॉब्लम इज कि क्या ये चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि भाई पिछले जन्म में कुछ और थे, आज पिछले जन्म का याद नहीं है, ये जीवन खत्म होगा, आज वाला आगे याद नहीं होगा, तो ईगो आइडेंटिटी बदल रही है। और अगर आप मान लीजिए आप सोचते हैं कि नहीं पूर्व जन्म नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा हम यकीन नहीं रखते, हालांकि वो होती है, बट कंडीशन ये है कि अगर आप नहीं भी मानते तो डेथ तो सर्टेन है, मृत्यु अटल सत्य है, उसे तो नहीं नकार पाएंगे आप। तो शरीर का मृत्यु तो तय है। और हमने अभी बात कही थी कि जो चीज समय के अधीन है, जिसमें चेंज पॉसिबल है, चेंज क्या है? मोमेंटरी डेथ होता है, एक मोमेंट पे तो चेंज हो करके बॉडी मृत्यु को तो प्राप्त होनी ही होनी है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ईगो का विनाश तो तय है आपका। कंडीशन क्या हो गई कि चेंज इज इनएविटेबल, तो यू आर नॉट ईगो ऑल्सो। तो इस वजह से हमने आपको वो पॉइंट छूटा था तो वो भी कवर कर दिया। बट यहाँ पे आपको ये बात हमेशा अपने आप को याद दिलानी है कि, और ये देखिए ये धीरे धीरे बनता है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये वास्तविक सत्य है, और धीरे धीरे बनता है। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया को देखने का, अपने आप को देखने का ये नजरिया नहीं होता है। हम बचपन से अपने आप को एक प्राणी मात्र ही समझते आए हैं, हमारा वास्ता आत्मा से कभी होता नहीं है। हम खाली एक स्टेटमेंट की तरह कहते हैं कि हाँ भाई आत्मा है, हमारा नेचर आत्मा है। व्यक्ति कभी रिलेट नहीं करता आत्मा से, बट जब आप इसको गहराई से समझेंगे और देखेंगे तभी आपका रिलेशन आत्मा से स्थापित होगा, और आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि नहीं, मेरा असली स्वरूप दृष्टा और साक्षी का है, मैं करता नहीं हूं। आई एम नॉट द डूअर, आई एम द विटनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, वो मैं हूं। यही आत्मज्ञान है। तो आज हमने गहराई से समझा पंचकोश विवेक के माध्यम से कि कैसे हमारा असली अस्तित्व शुद्ध चैतन्य और ब्रह्म का होता है। 5 कोशों में से हम कोई भी एक कोश नहीं है, वह व्यवहारिक सत्य हो सकता है, अखंड अस्तित्व नहीं है हमारा। तो आज के लिए इस विषय में बस इतना ही। आगे और भी रोचक विषयों को ला करके हम चर्चा को बनाए रखेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। पिछले और वीडियोस बनाए गए हैं, उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं और जानकारी के लिए। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।